हंगामा। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों भारत सरकार ने 100 दिन का एक अभियान चलाया है, जिसके जरिए भारत को टीबी मुक्त करने की कोशिश की जाएगी। इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल। धूप है, झम से बिखर, तू है नदी, इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। चला चल रही यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। तो सुनते हैं 100 डेज टीबी मुक्त भारत अभियान पर ये विशेष बातचीत। होठ घुमाओ, सीढ़ी बजा के बोल भैया आदेश में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और सेहतनामा कार्यक्रम में आज हम एक बहुत बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं। हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल को, जो टीबी स्पेशलिस्ट हैं, चेस्ट फिजिशियन हैं और साथ ही मुंबई की जो बेस्ट है उसके चीफ मेडिकल ऑफिसर भी है। बेस्ट यानी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, उसके चीफ मेडिकल ऑफिसर और बहुत सारी जिम्मेदारियां डॉक्टर साहब संभाल रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। ये बताइए कि आखिर टीबी पर इतनी बात करने की और इतने बड़े अभियान चलाने की जरूरत क्यों है? मामला इतना खतरनाक क्यों है? ये प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं अपने श्रोताओं को टीबी के बारे में कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। जी। पिछले कई सालों में विश्व भर के जो टीबी के मरीज है, उससे सबसे ज्यादा मरीज हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। और आजकल जो दवाई की असर न होने वाले टीबी के मरीज, हम डॉक्टर को लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मतलब ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। और ये सब के चलते हुए भारत में हर दिन 1000 लोगों की मृत्यु सिर्फ टीबी की वजह से होती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक तथ्य है। यस। तो सरकार उस पर बहुत काम कर रही है, बहुत सारा खर्चा कर रही है टीबी की जल्दी निदान करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट देने के लिए। और उसके साथ साथ में अगर आप देखोगे तो टीबी का एक मरीज बीमारी की वजह से अपने दिन प्रतिदिन के काम पे नहीं जा सकता है जी। और वो जब काम पे नहीं जाता है, उसके लिए वजह से भारत सरकार को हर साल तकरीबन $100 मिलियन का रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है। जी जी। तो जो स्वास्थ्य समस्या है टीबी के रिलेटेड और उसके कनेक्टेड जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसको देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने की इच्छा जाहिर की। हमारे प्रधानमंत्री जी का इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के सेंट्रल टीबी डिवीजन ने 2018 में नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम शुरू किया। ये बहुत बड़े पैमाने पर शुरू किया गया अभियान है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि ये प्रोग्राम के अंतर या उसके फलस्वरूप आज भारत में टीबी के जो मरीजों की संख्या में 17% लोग पेशेंट कम हो गए हैं और उसका मृत्यु दर भी 21% कम हो गया है। और ये जो सफलता है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए 7 दिसंबर 2024 को, मतलब हाल ही में, स्वास्थ्य मंत्रालय के सेंट्रल टीबी डिवीजन ने 100 डेज इंटेंसिफाइड टीबी एलिमिनेशन कैंपेन शुरू किया है, जो इस समय चल रहा है। जी। तो ये जो सफलता पाई है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की एक कोशिश है। कौन से ऐसे प्रयास हुए जिसकी वजह से जो टीबी के मरीजों की तादाद में आपने बताया कि 17% की गिरावट आई है? तो ये कामयाबी किस तरह के अभियान के जरिए हासिल की गई है? इसके बाद हमें ये बताइएगा कि ये जो 100 डेज वाला कैंपेन है, जो आपने कहा कि अभी दिसंबर से शुरू हुआ है, ये कब तक चलेगा और इसके अंदर क्या क्या होने वाला है? जो 2018 से ये कैंपेन शुरू हुआ, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, उसमें मेन बात जो है वो अवेयरनेस, जन जागृति बहुत जरूरी है। स्क्रीनिंग, लोगों को ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशन सपोर्ट, ये सब चीजें हो रही है। तो लोग सामने आ रहे, अपनी जांच करा रहे और उसकी वजह से ट्रीटमेंट शुरू हो रही है। तो ये जो अभियान शुरू हुआ है 2018 से, और 7 साल में अगर हम देखें तो टीबी के मरीजों में जो कम हुई है, उसमें जो अभी 1 लाख आबादी में वो घट के 195 हो गई है। जी। पहले कितना था? पहले 250 के ऊपर था भारत में। और
और इसे हमें 47 तक लेके जाना है। जी जी जी। उसी तरह जो मृत्यु दर था, जो बहुत पहले ज्यादा था, अभी वो घट के 1 लाख आबादी में 22 हो गया है और उसे हमें मात्र 3 पे लेके आना है। जी जी। तो ये जो लक्ष्य हासिल करने के लिए ये 100 डेज कैंपेन शुरू किया है, जो 7 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ है और वो 24 मार्च 2025 तक जो वर्ल्ड टीबी डे है उस तक तो चलेगा ही है और आगे भी देखेंगे कैसे हो रहा है ये। जी, तो इसमें क्या योजना बना रखी है? इन 100 दिनों में क्या क्या किया जाएगा जिसकी वजह से टीबी के बारे में जागरूकता फैले और लोगों को ये समझ में आए कि भारत सरकार जिस तरह का सघन अभियान चला रही है उसका असर भी हो रहा है और सबको साथ आगे बढ़ना है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है और उसको नियंत्रित करने के लिए उसका फैलाव या उसका ट्रांसमिशन रोकना बहुत जरूरी है। वो तब मुमकिन है जब जितने भी पेशेंट हैं उनका जल्दी से जल्द निदान किया जाए और उसकी सही ट्रीटमेंट शुरू की जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी भारत में तकरीबन 2 मिलियन टीबी के मरीज सिस्टम से मिसिंग है। और जब तक वो सिस्टम में नहीं आएंगे तब तक इसका लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है। तो ये इसको सिस्टम में लाने के लिए भारत सरकार ने 100 डेज अभियान शुरू किया है। उसके अंतर्गत जन जागृति, जन भागीदारी, स्क्रीनिंग और न्यूट्रिशन सपोर्ट ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार उठा रही है। जी, आपने बताया कि 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग सिस्टम में नहीं है। हाँ। ये कहाँ है? इसकी क्या वजह है? ये हो सकता है कि कोई लोग प्राइवेटली ट्रीटमेंट ले रहे हैं जी, जो उसका नोटिफाई नहीं हो रहा है। दूसरा है ये जो कुछ दवाई लेते, दवा 6 महीने कम से कम लेनी रहती है, वो 2 महीने लेने के बाद बंद कर देते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो या कोई लोग इवन दो वो बीमार है लेकिन अपनी जांच नहीं कराते बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस है कि लोग सिस्टम में नहीं आ रहे, तो उनको बस जागरूक करना और जन भागीदारी हम एक्सपेक्ट करें इसमें। डॉक्टर साहब, जब कभी भी हम सेहतनामा में किसी बीमारी के बारे में बात करते हैं तो जो आम जनता है जो रेडियो के उस तरफ बैठ के सुन रही है, सबसे पहले वो अपने बारे में सोचती है कि कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं है कि नहीं। लोगों को डर लगता है। तो अब जरा सिम्टम्स की बात करनी जरूरी है कि घर में किसी को खांसी है या दफ्तर में या आस पड़ोस में, तो हर खांसी टीबी नहीं है पर कोई खांसी तो टीबी हो सकती है। जरा इस बारे में बताएं। तो मतलब आपका प्रश्न ये है कि किन लोगों ने अपनी जांच करानी चाहिए? जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि जिसको टीबी का सबसे ज्यादा खतरा है वो लोग ने तो अपनी जांच करानी ही चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि हमारे घर में, हमारे दफ्तर में या हम किसी टीबी के पेशेंट के कांटेक्ट में आए, वो लोग ने जांच कराना बहुत जरूरी होगा। उसके साथ साथ में जैसे कि किसी को धूम्रपान करते हैं, मद्यपान करते हैं या किसी को पहले से कोई फेफड़े की बीमारी है या जिसको कोविड हो चुका है, वो लोग ने भी अपनी जांच करानी है। उसके साथ साथ में जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या जिसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है, जैसे कि डायबिटीज के मरीज या किडनी के मरीज जिसको डायलिसिस चालू है या जो HIV पॉजिटिव लोग हैं, उसके साथ में जो लोग कुछ दवाइयां लेते हैं जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, जैसे कि कीमोथेरेपी कैंसर के लिए देते हैं, या आपने देखा रहेगा किसी को आर्थराइटिस हो गया है या किसी को बहुत पुरानी स्किन का इन्फ्लेमेशन है, तो वो लोगों में ऐसी दवाएं देते हैं कि जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। तो ऐसे सभी लोगों ने एटलीस्ट साल में एक बार अपना टीबी की जांच कराना बहुत जरूरी है। जी। और उसके अलावा जो लोग को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही है, खांसी में खून गिर रहा है, बुखार आ रहा है, खाना नहीं जा रहा है, वजन कम हो रहा है, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, या जिसके शरीर में कुछ गले में या बगल में उनको कुछ स्वेलिंग आया है, या जिसको सडनली इससे पहले कभी दम नहीं लगता था अभी दम लगने लगा है, उनको चेस्ट पेन हो रहा है, या किसी लोगों को आपने देखा रहेगा बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें पुराना पेट का दर्द है, ऐसे लोगों ने भी अपनी जांच करना जरूरी है। और मैं यहाँ पे श्रोताओं को बताऊंगा कि ये जांच और टीबी का इलाज सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टोटली मुफ्त किया जाता है और मरीजों की पहचान है वो भी टोटली गोपनीय रखी जाती है। और सबसे महत्व की बात यह है कि एज ए न्यूट्रिशन सपोर्ट टीबी के मरीज को भारत सरकार की तरफ से प्रति माह 1,000 रुपए की आर्थिक निधि भी दी जा रही है। तो मैं श्रोताओं को आह्वान करूंगा कि किसी भी घबराहट में न रह के अपने टीबी की जांच करा ले। बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो श्रोताओं की तरफ से मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब एक गाने की बारी है, तो बताइए कि कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाने वाले हैं? मैं एक गाना जो है वो बंदनी फिल्म का मेरे माँ जी, इसमें अशोक कुमार जी ठीक हो जाते टीबी से, मुझे सुना। अरे वाह, इसका मतलब ये है डॉक्टर साहब कि आपने सारे गानों का चुनाव इस तरह से किया है जिनका कोई ना कोई टीबी से कनेक्शन है, बीमारी से कनेक्शन या खांसी से कनेक्शन। यहाँ बंदिनी फिल्म में इसी तरह का रोल था अशोक कुमार का जिन्हें टीबी होती है। चलिए सुनते हैं शैलेंद्र का लिखा, सचिन देव बर्मन का स्वरबद्ध किया ये गाना। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन
मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। खेल जल जाएगी कहती है आग मेरे मन की, मत खेल मत खेल मत खेल जल जाएगी कहती है आग मेरे मन की। मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की, मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल, मन मीत तेरी हर पुकार, मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी। डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि टीबी के लक्षण क्या हैं, मोटे मोटे तौर पर तो आपने बता दिया, लेकिन इन दिनों एक विचित्र बात भी देखी जा रही है कि कई बार खांसी का लक्षण नहीं देखा जाता, उसके बावजूद मरीज में टीबी निकलती है। ये क्या मामला है? और दूसरा, एक जो ड्रग रेजिस्टेंस वाली बात बताई थी, उसको भी थोड़ा साफ कीजिए। टीबी अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है जो पल्मोनरी, जो फेफड़े की टीबी, इसमें खांसी एक प्रमुख लक्षण होता है। बिल्कुल। लेकिन जो बिना फेफड़े की टीबी जो वाले है उसमें खांसी नहीं आती है। तो उसमें जैसे कि मैंने बताया कि गले में स्वेलिंग आती है, या उनको चेस्ट पेन होता है खाली, या उनको वजन खाली कम होता है, पेट में दर्द होता है, तो ये सब तो अलग अलग प्रकार के पल्मोनरी ने एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, तो ये डिपेंडिंग अपॉन कौन से ऑर्गन में उनको टीबी हुआ है उसके लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को पल्मोनरी टीबी होता है तो उसका प्रमुख लक्षण खांसी ही होता है। ये फेफड़े का टीबी? फेफड़े का टीबी, यस। और कहाँ कहाँ होता है? तो दूसरा जो कॉमन है वो फेफड़े के बाहर का जो आवरण है उसको हम प्लूरा बोलते हैं, उसमें पानी भर जाता है। जी तो ये भी कॉमन है। दूसरा जो लिम्फ नोड्स टीबी, जो गले में गांठ आती है, तो ये भी कॉमन टीबी है। देन जो हमने आंत का टीबी, देन बोन्स का टीबी, स्पाइन का टीबी, ये भी बहुत कॉमन दिखाई दिया है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि हमारे हेयर्स, हमारे दांत और हमारे नाखून छोड़ के टीबी कहाँ पे भी हो सकती है। हो, बहुत ही डरावनी बात है ये तो। मैं वापस बोलता हूँ, अपने हेयर्स, अपने नाखून, अपने दांत छोड़ के टीबी कहाँ पे भी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि ये होती कैसे है? ये तो नेचुरली वो ट्रांसमिशन से होती है। तो बॉडी में कीटाणु जाते हैं और जब तक हमारी इम्यूनिटी सही रहती है वो कीटाणु सोए हुए रहते हैं। जब हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तभी वो जाग जाते हैं और एक्टिव डिसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक सर्वे में ऐसा मालूम पड़ा है कि भारत में अराउंड 40% लोगों को ये जो टीबी के कीटाणु है उसको हम लेटेंट टीबी बोलते हैं या टीबी इन्फेक्शन बोलते हैं, लेकिन टीबी उनको हुआ नहीं है। अच्छा, 40% लोग, 40% एक सर्वे में सामने आया है।
है। तो ये तो तकरीबन आधी तादाद हो गई। तो जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तब ये कन्वर्ट हो जाती है बीमारी में, तो उसको भी रोकना बहुत जरूरी है। तो उसकी भी आज का जांच भी आ गई है, उसकी ट्रीटमेंट भी आ गई है। हम इसे टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो सभी वापस बोलूंगा सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में अवेलेबल है और मुफ्त में अवेलेबल है वो। जी, तो ये लाभ आप सभी को जरूरी तौर पर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कई लोगों के भीतर कीटाणु होते तो हैं लेकिन वो जागृत नहीं है। जांच में ये पता चल सकता है कि ये कीटाणु मौजूद है। सही है। दूसरा आपका सवाल जो था कि ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, तो अगेन टीबी को हमने दो क्लासिफिकेशन किया है, एक ड्रग सेंसिटिव एंड ड्रग रेजिस्टेंट। तो ड्रग सेंसिटिव ट्रीटमेंट में बहुत कम दवाई काम आती है, दवाई की खर्चा भी कोई ज्यादा होता नहीं है और 6-7 महीने में दवाई खत्म भी हो जाती है और उसका साइड इफेक्ट भी दवा भी बहुत कम है। लेकिन अभी मैंने बताया है कि जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हम डॉक्टर को लिए एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई है, तो उसमें जो नॉर्मल दवाई है जो काम आती है वो असर नहीं करती कीटाणु को मारने के लिए, तो हमें बहुत सारी एडवांस दवाइयां देनी पड़ती है और उसका खर्चा भी बहुत ज्यादा है और उसके ड्यूरेशन ऑफ बहुत ज्यादा है। और ये दवाइयां भी टोटली हमारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में फ्री में मिलती है। और एक अच्छी बात बताता हूँ कि जो अभी नया रेजिम आया है ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए, जो उसकी ट्रेनिंग पूरी डॉक्टर को दी गई है और बड़े बड़े सरकारी अस्पताल में ये शुरू भी होगा, उसको बीपाल बोलते हैं। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मेडिसिन जो न्यू रेजिमेन आई है जो देने से इवन ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस भी 6 महीने में ठीक हो सकता है। क्या बात है। इसका मतलब आपने एक उम्मीद की किरण दी कि टीबी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर ठीक तरीके से समय पर इलाज करवाया जाए तो ठीक हो सकता है। यस, श्योर। एक समय पर हम फिल्मों में और साहित्य में कहानियों में ये देखते थे कि किसी को टीबी हुआ तो उसको सैनिटोरियम में भेजा जाता था, पहाड़ों पर भेज दिया जाता था। आज उस तरह की जरूरत नहीं रह गई। नहीं रह गई है, क्योंकि जो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट जो आई है वो बहुत इफेक्टिव है। बस लोगों ने सही समय पे जांच करना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ वो डायग्नोसिस होने को ही बहुत टाइम लग जाता है। तो जल्दी डायग्नोस कर दिया तो उसका इलाज हो जाएगा और जल्दी ठीक हो जाएगा पेशेंट, और उसका ट्रांसफ्यूजन भी हम रोक सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, दरअसल सबसे पहले जो रिएक्शन मरीज की होती है किसी भी बीमारी को लेके, वो होती है अस्वीकार की, कि ये मुझे तो हो ही नहीं सकता, ये मुझे कैसे हो गया। टीबी की जांच के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आपने क्या देखा है, मरीजों की क्या स्थितियां होती हैं, उनके क्या रिएक्शंस होते हैं, कितनी घबराहट होती है? पहला तो उनका एक ही है कि हमारे खानदान में किसी को टीबी नंबर कैसे हुआ। जी। तो मैंने उनको बताऊं कि हमारा भारत देश हमारा खानदानी है। जी। भारत देश में मैंने बताया कि सबसे ज्यादा दुनिया के टीबी के पेशेंट है, तो हमें इन्फेक्शन होने का पूरा चांस है। लेकिन यस, उसके घबराना नहीं है, उसका इलाज मुमकिन है और ठीक से होता है। जी। और अभी तो मैंने बताया कि मृत्यु दर भी बहुत कम हो गया है भारत में, और हम इसको कम कर सकते हैं अगर लोगों ने अपनी जन भागीदारी निभा के उसका सही से डायग्नोस करके जल्दी से जल्दी उसका इलाज किया। तो बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले मरीज के मन में ये सवाल उठता है कि मुझे कैसे हो गया। यहाँ इस तथ्य पर रोशनी डालना सबसे ज्यादा जरूरी है कि देश जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी के मरीज भारत में हैं, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन मरीजों की तादाद कम करें, क्योंकि टीबी के मामले में नंबर 1 होना गौरव की बात नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये जो टीबी में नंबर 1 है इसको हम कम करते चले जाएं लगातार। डॉक्टर साहब, इलाज कितने दिन चलता है, किस तरह का चलता है, और क्या उसका किसी टीबी के मरीज की सामान्य सेहत पर कोई और असर पड़ता है? जैसे मैंने बताया कि ड्रग सेंसिटिव टीबी रहा तो 6 महीने में इलाज उसका क्लियर हो जाता है, और ड्रग रेजिस्टेंट में यस कभी कभी टाइम ज्यादा लंबा चलता है इलाज। लेकिन जैसे अभी नया जो रेजिमेंट शुरू हुआ है वो ड्रग रेजिस्टेंट भी अभी 6 महीने में उसका इलाज पॉसिबल हो गया है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि सरकार बहुत मेहनत कर रही है, हमने लोगों ने इसमें भागीदारी होना चाहिए और बिना कोई घबराहट के भागीदार होना चाहिए, इस पे कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, सहभागी होना चाहिए बिना कोई भी सोशल स्टिग्मा को छोड़ के। जी। डॉक्टर साहब, एक बात ये है कि किस तरह का काम करने वाले लोगों को टीबी ज्यादा होता है? क्या इस तरह का कोई आपने अंतर देखा है कि जो लोग एक खास तरह के काम करते हैं आउटडोर एक्टिविटीज में उनको ज्यादा होता है? ये जैसे कि ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज, एक सिलोकोसिस करके एक बीमारी है, उसमें टीबी का प्रमाण ज्यादा देखा गया है। तो जो सीमेंट वगैरह में काम करते जो माउंट वगैरह में, तो उनको ये होता है, डॉक्यूमेंटेड है कि उनको ज्यादा होता है। लेकिन उसके अलावा जिसको पहले से कोविड हुआ है या किसी को पहले से कुछ फेफड़े की बीमारी है या जो स्मोकर है, उनको तो बहुत ज्यादा चांस रहता है टीबी होने का। तो ये सब चीजें भी लोगों ने ध्यान रखनी है अपने को। ये सब चीजें अगर है तो प्रिवेंशन रखना है अपना, तो मास्क वगैरह पहनना या अगर अपना टेस्ट करा के रहना, अगर टेस्ट पॉजिटिव आती है तो ट्रीटमेंट लेना। अगर टेस्ट में मालूम पड़ा है कि खाली कीटाणु है, इसको हम टीबी इन्फेक्शन बोलते हैं, तो टीपीटी बोलते हैं, टीबी प्रिवेंशन ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, वो भी ले सकते हैं कि आगे हमें टीबी न हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने एक बात ये बताई कि जो लोग धूम्रपान करते हैं उन्हें टीबी होने का खतरा ज्यादा रहता है।
ऐसे में परिवार की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर परिवार में कोई व्यक्ति है जो स्मोकर है तो उसे रोका जाए, उसको इस आदत से छुटकारा दिलवाया जाए। यस, 100%। यहाँ डॉक्टर साहब एक गाने की बारी आती है, तो बताइए कि कौन सा गाना सुनवाया जाए? मैं चाहूंगा कि वो खांसी पे गाना सुनाए। अच्छा, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ। वाह 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 वाह, राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म का ये गाना, सुनते हैं। जागूं सोया सोया रहूं खोया खोया, जागूं सोया सोया रहूं खोया खोया, काम करती दवा ना दुआ। लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ। हाँ, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, मैं गया यारो मुझको लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ। लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ। डॉक्टर परेशान है सारे, झट हकीमों ने मारी, बढ़ती ही जाती है हर दिन, कैसी है ये बीमारी, मर्द जाता नहीं, चैन आता नहीं,
मर्ज जाता नहीं, चैन आता नहीं, काम करती दवा ना दुआ। हाँ, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, मैं गया यारो मुझको love, love, love. Hey, love, love, love. Hey, love, love, love. Ah, love, love, love. डॉक्टर साहब, राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म का ये गाना हमने सुना, और एक जेंटलमैन के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति जागरूक रहें। टीबी के बारे में इतनी सारी बातें हमने की, आप बता रहे हैं कि भारत सरकार 100 दिनों का ये कैंपेन चला रही है और दूर दराज के कोई भी इलाके इस कैंपेन से छूटने वाले नहीं है, और जितने कम हो सकते हैं मरीजों की तादाद उतनी कम करने की जरूरत है इस समय। यहाँ मुझे ये बताइए कि जो लोग बहुत छोटे शहरों में हैं या बहुत छोटे गांव में हैं, क्या आपको लगता है कि उन्हें घबराने की जरूरत है या अब सब जगह इलाज मौजूद है? सब जगह पे इलाज मौजूद है, डॉट सेंटर सब जगह पे अवेलेबल है जी, और उसके कनेक्टेड हॉस्पिटल भी है रहते हैं। अच्छा, क्योंकि अगर सपोज किसी को एडमिट होना पड़ा टीबी की वजह से तो वो भी मुमकिन है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो किसी को कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है जी। जस्ट अपना टेस्ट करे और ट्रीटमेंट शुरू कर दे बस। न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए भी भारत सरकार 1000 रुपीज हर महीना उनको देने वाली है। न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए ये भी सुविधा तैयार हो चुकी है जी। तो इसका हमने सबने उसका फायदा उठाना चाहिए और अपने भारत देश को टीबी मुक्त करने में हमने सहभागी होना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, कई तरह की बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में अमूमन टीके होते हैं, वैक्सीनेशन की एक पूरी प्रोटोकॉल होती है जो बच्चों को एक कार्ड बनता है। क्या टीबी को लेकर इस तरह का कोई वैक्सीन है और उसका कोई प्रोटोकॉल है? जो बचपन में हमने सबने बीसीजी वैक्सीन लिया है जी, अभी जो एडल्ट बीसीजी वैक्सीन भी शुरू हुआ है। अच्छा, अभी आज भारत में वो एक रिसर्च मोड पे है, रिसर्च लेवल पे है। मुंबई में भी शुरू है, बहुत सारे स्टेट में ये शुरू किया है, तो उसका रिजल्ट आने के बाद वो मुहिम भी शुरू होने वाली है। एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन कहते हैं हम उसे। अच्छा अच्छा, ये भी शुरू हो रहा है, हो चुका है। जो हाई रिस्क लोग है उनको वैक्सीन दिया जा रहा है एडल्ट में। अच्छा, तो इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का भी हम लोग हिस्सा बन सकते हैं? यस, हिस्सा बन सकते हैं। मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मुंबई में भी बहुत सारे जोन तैयार किए गए हैं, उसमें भी वैक्सीन शुरू हुआ है। हमारे जो डॉट्स के अधिकारी कर्मचारी लोगों के घर पे जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे काउंसलिंग कर रहे हैं कि बीसीजी वैक्सीन में पार्टिसिपेट करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारी बातें टीबी को लेकर की हैं कि उसके लक्षण क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं, और इसके अलावा आपने टीबी के बारे में बहुत जरूरी ब्यौरा भी दिया है। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत जरूरी होती है और वो ये है कि पोषण, न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, खुराक क्या होना चाहिए टीबी के एक मरीज की। तो जैसे कि जो माल नरिश लोगों को भी टीबी का खतरा ज्यादा रहता है, तो टीबी के बारे में जो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका न्यूट्रिशन सही होना चाहिए जी। और न्यूट्रिशन में हाई प्रोटीन डाइट वो बहुत जरूरी है, और वो देना इसलिए जो भारत सरकार मैंने बताया है कि वो 1000 रुपीज न्यूट्रिशन के सपोर्ट में दे रही है। जी जी जी। तो हमने भी न्यूट्रिशन के बारे में ध्यान देना चाहिए, और मैं श्रोताओं को बोलूंगा कि आप भी ये न्यूट्रिशन सपोर्ट कोई डॉट सेंटर अडॉप्ट करके उसमें भी आपका कंट्रीब्यूशन दीजिए कि न्यूट्रिशन सपोर्ट होना चाहिए, लोगों को न्यूट्रिशन पहुंचाइए। अच्छा, तो जो लोग समर्थ हैं वो इस तरह का योगदान भी कर सकते हैं? यस, योगदान भी कर सकते हैं न्यूट्रिशन सपोर्ट का। इसमें क्या क्या करना होता है? इसमें जो ड्राई राशन है वो जो भी वो पेशेंट रहते हैं वो डॉट सेंटर के द्वारा उनको दिया जाता है पेशेंट को, ये स्पॉन्सर के थ्रू। अच्छा अच्छा, तो देखिए यहाँ एक नई बात सामने आई है कि जो सामान्य लोग हैं, समर्थ लोग हैं, समाज का भला करना चाहते हैं, वो स्थानीय डॉट सेंटर से जुड़ के और न्यूट्रिशन सपोर्ट का काम भी कर सकते हैं। यस। परिवार को एक टीबी के मरीज का ख्याल रखते हुए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि अपने परिवार के दूसरे लोगों में ये रोग ना फैले और वो पूरी तरह से स्वस्थ रहते हुए मरीज की मदद कर पाए? तो अगर हमारे घर में किसी टीबी का मरीज है तो पहला तो वेंटिलेशन अच्छा रखना बहुत जरूरी है, और हमारे घर के अंदर सनलाइट भी आना बहुत जरूरी है। आजकल देखा गया था गाड़ी एसी, घर एसी, ऑफिस एसी। हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज करना चाहिए। हमने गुड वेंटिलेशन रूम होना चाहिए जी जी, और सनलाइट अच्छी होनी चाहिए, और सबसे जरूरी है कि वो
मरीज अपनी खुद की जिम्मेदारी से लेके अपना मास्क पहन के रखे। तो मरीज ने मास्क पहनना जरूरी है और फैमिली मेंबर भी पहन सकते हैं, और उनके साथ में फैमिली मेंबर ने अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, अच्छा खाना खाना है। और मैं सलाह दूंगा कि विटामिन डी भी ले वो अच्छी तरह से। विटामिन डी भी बहुत जरूरी है हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए। और भारत में वापस तो विटामिन डी की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी या इनसफिशिएंसी पाई गई है, तो विटामिन डी भी लेना बहुत जरूरी है। और जिसके घर में टीबी के पेशेंट है उसको हम हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट बोलते हैं। जी। उन्होंने तो अपना जांच डेफिनेटली कराना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत, कुछ घबराने की जरूरत नहीं। और वंस अगेन वो भी टोटली फ्री होता है सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में। जी। और उसको हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट बोलते हैं हम लोग। अच्छा, तो जब भी कभी किसी परिवार के सदस्य को टीबी निकलता है तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वो न केवल मरीज का बल्कि अपना खुद का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, आप लोग लगातार टीबी के मरीजों की जांच करते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, आप अपना ध्यान किस तरह से रखते हैं? जैसे मैंने बताया, पहला तो अच्छा खाना खाते हैं टाइमली। जी। और हम भी खुद मास्क पहनते हैं, प्लस मैं खुद बहुत कॉन्शियस हूँ और विटामिन डी सप्लीमेंट लेता हूँ। मेरे घर वालों को भी ये सब, वी आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। डेली हमारे घर में मैं पर्टिकुलरली मेरे फैमिली मेंबर्स को जितना मेरा वजन है उतना मिलीग्राम प्रोटीन मैं डेली कंज्यूम करता हूँ। तो बहुत जरूरी है हमें कंज्यूम करना, क्योंकि भारत देश में हम लोग खाना तो खाते हैं लेकिन प्रोटीन कम खाते हैं। जी जी। तो ये प्रोटीन बहुत जरूरी है और विटामिन डी भी बहुत जरूरी है। तो हमने ऐसा घर में बनाया है कि सनलाइट अच्छी तरह से मेरे घर में आए। तो ये हम कोशिश करते हैं कि मेंटेन हमारा हेल्थ अच्छा रखने की। जी, आपने प्रोटीन की जरूरत पर जोर दिया। अब जरा ये बताइए कि एक सामान्य व्यक्ति को अपनी डाइट में प्रोटीन की अच्छी भरपाई के लिए कौन सी चीजें खानी चाहिए? जैसे कि जितना हमारा वजन है, किसी का वजन 70 किलोग्राम है तो उन्हें 70 ग्राम प्रोटीन हर रोज कंज्यूम करना जरूरी है। जी जी। लेकिन हम कम खाते हैं। प्रोटीन जो है वो जैसे कि वेज नॉन वेज दोनों में आता है। नॉन वेज सबको मालूम है, एक अंडा या एक एग्स में 6 ग्राम प्रोटीन है। तो अगर 2 ग्राम हमने खा लिया तो 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर 100 ग्राम चिकन खाया, मटन खाया या फिश कंज्यूम किया हमने तो हमें 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है उसमें से। लेकिन अगर वेज की बात करें तो प्रोटीन सबसे ज्यादा सोयाबीन में है। 100 ग्राम सोयाबीन में 35 ग्राम प्रोटीन है। उसके अलावा पल्सीज है, जी, दालें है, उसमें भी बहुत अच्छा सा प्रोटीन है। देन दही में प्रोटीन है। जी। देन अपने जो नट्स है वो भी बहुत अच्छे प्रोटीन है। तो ये हमने इंश्योर करना चाहिए कि हम अपने वजन के हिसाब से हर दिन प्रोटीन कंज्यूम करें। हम लोग बहुत जरूरी है ये। जी। क्योंकि प्रोटीन से हमारा स्ट्रेंथ तो आती ही है और हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। जी जी। डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी आती है, तो बताइए कि आपकी पसंद का गाना कौन सा है? तो मैं ये अमिताभ बच्चन पिक्चराइज किया है, वो खांसी करते करते गाना है। जी जी। नमक हलाल फिल्म का, पग घुंघरू बांधे। क्या बात है, सुनते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल। दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लियां, ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। वो तीर भला किस काम का है जो तीर निशाने से झुके रे, के पग घुंघरू
नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी, नाची थी, नाची थी, हाँ के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। सा 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 ग ग रे रे सा नि 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 सा सा सा, सा 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 ग ग रे रे सा नि 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 सा सा सा, ग ग ग प प म म ग रे 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 ग ग ग, प नि सा प नि सा म प नि म प नि रे 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 ग रे ग रे ग रे ग रे ग प प प प प म ग रे ध नि ध ब ध नि ध ध ध नि ध ध ध नि ध ध ध नि ध ध ध ध नि ध ध ध नि ध ध ध नि ध ध प म प म ग म ग रे ग रे ध रे ध नि ध रे ध ग रे ग रे ग रे म ग म ग म प म प म ग रे ध नि ध ब ध प म ग रे ध नि ध ब ध प म ग रे ध नि ध ब ध। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो, फर्ज ईमान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो। पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो, क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके 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 रे के पग घुंघरू, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी, नाची थी, नाची थी, हाँ के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। Little love, little love. You a little love, little love. मौसम इश्क में मचले हुए अरमान है हम, दिल को लगता है कि दो जिस्म एक जान है हम। ऐसा लगता है तो लगने में कुछ बुराई नहीं, दिल ये कहता है आप अपनी है पराई नहीं। संगे मरमर की हाय कोई मूरत हो तुम, बड़ी दिलकश बड़ी खूबसूरत हो तुम। दिल दिल से मिलने का कोई मुहूर्त हो, प्यासे दिलों की जरूरत हो तुम।
दिल चीर के दिखला दूं मैं, दिल में यही सूरत हंसी। क्या आपको लगता नहीं हम हैं मिले पहले कहीं? क्या देश है, क्या जात है, क्या उम्र है, क्या नाम है, अरे छोड़िए इन बातों से, हमको भला क्या काम है। अजी सुनिए तो, हम आप मिले तो फिर हो शुरू अफसाने लैला मजनू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। या पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, या पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। नमकलाल फिल्म का ये गाना हमने सुना, और हम बात कर रहे हैं टीबी की और उसके रोकथाम की। हमने इस बातचीत के दौरान ये भी बताया कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी के मरीजों वाला देश है, और इसलिए प्रधानमंत्री की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है, और 2018 से जो अभियान चल रहा है उसकी वजह से अब मरीजों की तादाद लगातार घटती चली जा रही है। इस समय देश में 100 दिन का एक अभियान जारी है, जिसके तहत बहुत इंटेंस रूप से टीबी की जांच की जा रही है और लोगों को जागरूकता दी जा रही है। और इसीलिए यहाँ हम डॉक्टर साहब के साथ बैठे हैं और टीबी के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या एक बार टीबी हो जाने के बाद, उसके ठीक हो जाने के बाद उसके वापस आने का खतरा रहता है? जी हाँ, खतरा रहता है। जैसे एक बार ठीक होने के बाद डेफिनेटली आपको ज्यादा खतरा, लेकिन सेम ही रहता है जैसे एक नॉर्मल पेशेंट जिसको कभी टीबी नहीं हुआ है, उतना ही खतरा इनमें भी रहता है। लेकिन यस, उनके बॉडी में एक बार हो चुका है तो उनको खतरा थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन रहता है, हो सकता है वापस भी। उसको रिलैप्स बोलते हैं हम लोग, या रीएक्टिवेशन टीबी भी बोलते हैं हम लोग। जी, आपने बताया था कि टीबी सिर्फ फेफड़ों में नहीं होता, बाकी शरीर के दूसरे अंगों में भी हो सकता है। आपने बताया कि हड्डियों में भी टीबी हो सकता है। ये टीबी दूसरे टीबी से कितना अलग होता है और ये किस तरह से होता है? यस, जैसे हड्डी वाला टीबी में ट्रीटमेंट तो सेम ही है, लेकिन सम टाइम हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है उसको जल्दी ठीक, या फ्रैक्चर हो गया उसकी वजह से। और ऐसे टीबी में डिसेबिलिटी, दिव्यांगत होने का खतरा रहता है। अच्छा, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है हमें कि देयर आर चांस ऑफ गेटिंग डिसेबिलिटीज। जैसे कि अभी जो ब्रेन टीबी में, ब्रेन टीबी में पैरालिसिस होने का चांस रहता है। आंखों की टीबी होती है जिसमें ब्लाइंडनेस का चांस रहता है। स्पाइन टीबी में अपने को अगेन आजू बाजू के जो लिम्स है उसको पैरालिसिस होने का चांस रहता है। तो खाली डिसेबिलिटी होने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी में, पर्टिकुलरली ये बोन, ब्रेन, इवन आपने हार्ट में भी टीबी होता है। अच्छा, हार्ट में भी टीबी होता है, किडनी में भी टीबी होता है, यूरिनरी ब्लैडर में टीबी होता है। तो टीबी कहाँ बॉडी में बताए, 3 छोड़ के, नाखून, टीथ और हेयर छोड़ के टीबी कहाँ पे भी हो सकता है। जी जी, आपने क्या देखा है कि एक बार किसी संस्था के व्यक्ति को टीबी हो जाता है तो उसके सहयोगियों, साथियों का क्या बर्ताव रहता है? सोशल स्टिग्मा तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ही हमारे लिए, लेकिन अभी जागरूकता बढ़ गई है, तो जो पहले तरीका अभी नहीं रहा है, लोग बात करते हैं, उनसे घुल मिलते रहते हैं, सो दैट उनमें एक अच्छा सा पॉजिटिविटी तैयार करने के लिए पहले तरीका नहीं रहा है, इतना मैं उसका विटनेस हूँ। जी, लोगों से क्या कहना चाहेंगे आपके, अगर आपके आसपास, आपके कार्यालय में, आपके स्कूल में, आपकी कॉलोनी में या आपके घर में टीबी के मरीज हैं, तो उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? मैं कहूंगा कि इनको प्लीज डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए जी, और उनको ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस टू ट्रीटमेंट कंप्लीट तक होने तक उसको सपोर्ट कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए कि सो दैट वो ट्रीटमेंट खत्म करे। हमारे यहाँ देखा गया है कि लोग ट्रीटमेंट आदि ही खत्म कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको सपोर्ट कीजिए ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के लिए,
और जरूरत पड़े तो उसको हेल्प कीजिए, न्यूट्रिशन सपोर्ट दीजिए। तो एटलीस्ट ज्यादा पैमाने में एटलीस्ट 1-2 लोगों को भी अगर हमने मदद कर दिया तो बहुत अच्छी बात है अपने लेवल पे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, टीबी को लेकर ये जो 100 डेज का कैंपेन है, अगर कोई उसमें अपने तरीके से मदद करना चाहता है, शामिल होना चाहता है, वो क्या करे? यस, मैंने जब बताया कि आप अपने जो नजदीक के डॉट सेंटर में जाके आप अपना विलिंगनेस बताइए कि मुझे पार्टिसिपेट होना है, एंड वो लोग आपसे बात करेंगे और आपको आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको उसमें इन्वॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं अभी बीएसटी से हूँ जी, तो हमारा तो मेन काम है पावर सप्लाई और ट्रांसपोर्ट का। बिल्कुल, तो हम भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम में टीबी फ्री वर्क प्लेस एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। क्या बात है। और बेस्ट हम लोग बीएसटी में पिछले 13 सालों से एक टीबी फ्री वर्क प्लेस पे कंसेप्ट पे हम काम कर रहे हैं और हमें बहुत फायदा मिला है उसमें। क्या बात है। इसलिए भारत सरकार की तरफ से जो कॉर्पोरेट टीबी प्लेज एक कैंपेन चालू है, उसमें हमें डायमंड मेंबरशिप मिला हुआ है। जी जी। तो डेफिनेटली ये 100 डेज मुहिम में हम अच्छा काम करेंगे। जैसे हमारे सभी कर्मचारी है और उनके लाखों फैमिली मेंबर्स में हम ये जन जागृति करने वाले हैं, उनका हम स्क्रीनिंग भी करने वाले हैं। और उसके साथ में हमारे पास 10.5 लाख बिजली के ग्राहक है और तकरीबन 30 लाख लोग हमारी बस सेवा का हर दिन उसका यूज करते हैं। तो इन लोगों में हम जन भागीदारी के लिए उन्हें हम जागरूक करेंगे। और मैं आज ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, विविध भारती के माध्यम से हमारे देशवासियों को और देश के सभी पब्लिक एंड प्राइवेट कॉर्पोरेट को मैं 100 डेज कैंपेन में शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये लगता है कि आपने जिस तरह से लोगों को बताया कि इसमें शामिल हुआ जा सकता है, कॉर्पोरेट दुनिया की कंपनियां भी इसमें काम कर सकती हैं। डायमंड मेंबरशिप बेस्ट को मिली है, ये गौरव की बात है। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत सारे दूसरे जो संगठन हैं, जाहिर तौर पर उन संगठनों को इससे एक जरिया मिलेगा सोचने का और आगे बढ़ने का। टीबी फ्री वर्क प्लेस तैयार करना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जाहिर है कि इससे सारे कर्मचारियों को एक अच्छा माहौल मिलता है। जिस तरह से शहरों गांवों में प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या इसका कोई कनेक्शन टीबी से है? एयर क्वालिटी इंडेक्स जब पुअर हो जाती है तो पहला तो फेफड़े को असर करती है जी। तो फेफड़े की जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब डिफेंस मैकेनिज्म उसका डिस्टर्ब होगा तो नेचुरली उनको कोई भी इन्फेक्शन होएगा, उसके चांस बढ़ जाते हैं। तो नेचुरली टीबी होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो एयर पोल्यूशन एंड टीबी अगेन लंग फेफड़े से रिलेटेड ही बीमारियां है, तो उन्होंने भी ध्यान देना है। तो सिंपल है, मास्क पहनो। मैं तो सबको बताता हूँ मास्क पहनो, अच्छी बात है मास्क पहनना। मास्क भी नहीं है तो सिंपल है, एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस हैंकरचीफ भी पहनो तो भी बहुत हो गया। यानी नाक के ऊपर रुमाल बांध के भी अगर आप ट्रैफिक में निकलते हैं तो बहुत बचाव हो जाएगा। उसको फर्स्ट लाइन डिफेंस बोलते हैं हम लोग। अच्छा, तो बुनियादी तौर पर यह भी किया जा सकता है कि जब हम भारी ट्रैफिक में हैं और बहुत चारों तरफ धुआं और प्रदूषण है तो रुमाल बांध कर निकला जाए। ये बहुत जरूरी बात है। डॉक्टर साहब, किस उम्र के लोगों में टीबी का फैलाव ज्यादा देखते हैं? ऐसा दे नो एज बार, किसको भी हो सकता है। हमने तो सब लेवल के लोगों को देखा है, छोटे बच्चे से लेके ओल्ड एज तक, किसको भी हो सकता है। बट यस, अगर टीबी को कहे तो इट इज अ डिसीज ऑफ वर्किंग एज ग्रुप। अच्छा, तो इसलिए वर्किंग एज ग्रुप को टारगेट करने के लिए ही ये टीबी फ्री वर्क प्लेस का बहुत इंपॉर्टेंस है। और वर्क प्लेस में कहे तो एक इट्स अ वेरी कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म कि आप कोई भी हेल्थ या कोई भी हेल्थ पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उससे फायदा वो एम्प्लॉय को तो होता ही है, बट उसके द्वारा उसके फैमिली मेंबर्स को और इनडायरेक्टली पूरी सोसाइटी को होता है। ये टीबी फ्री वर्क प्लेस एक कंसेप्ट है जो हमें आगे जाके बहुत फायदा करने वाला है। जी डॉक्टर साहब, टीबी की बीमारी किसी व्यक्ति को एक बार हो गई तो उसकी सामान्य जिंदगी जीने के चांसेस कितने होते हैं? एज नॉर्मल एज दूसरे लोग है इतने ही चांस है। यानी अगर कोई खिलाड़ी है तो वो वापस खेलों की दुनिया में लौट सकता है? यस, खेल सकता है। अच्छा, यस, खेल सकता है। एक्सेप्ट उनको अगर कोई, जैसे मैंने बताया, स्पाइन या बोन टीबी का इशू रहा तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट आ सकता है, लेकिन बाकी ही कैन फेफड़े गया तो खेल सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलते चलते अपने श्रोताओं को कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे? एक सरगम फिल्म का गाना है, मुझे मत रोको। क्या बात है, सुनते हैं ये गाना। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको, मुझे गाने दो, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको, मुझे गाने दो, मुझे मत रोको। जो होता है, जो होता है हो जाने दो, मुझे मत रोको, मुझे गाने दो, मुझे मत
रोको। न सोना न चांदी न घोड़े न हाथी, न सोना न चांदी न घोड़े न हाथी, मेरे गीत मेरे साथी। मैं हूँ दूल्हा ये बाराती, मुझे गीतों की डोली, मुझे गीतों की डोली सजाने दो। मुझे मत रोको, मुझे गाने दो, मुझे मत रोको। मैं भी हूँ मुश्किल में, तू भी है मुश्किल में। मैं भी हूँ मुश्किल में, तू भी है मुश्किल में। तेरा गम है मेरे दिल में, मेरा गम है तेरे दिल में। इस दिल को जरा, इस दिल को जरा बहलाने दो। मुझे मत रोको, मुझे गाने दो, मुझे मत रोको। जो होता है, जो होता है हो जाने दो। मुझे मत रोको, मुझे गाने दो, मुझे मत रोको। डॉक्टर साहब, बेहतरीन गानों का चुनाव है, इसका मतलब ये है कि संगीत से आपका जुड़ाव बड़ा गहरा है। यस। किस तरह के गाने सुनना पसंद है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी अच्छा लगता है सुनता हूँ। ज्यादातर यस, मैं बच्चन साहब के गाना अच्छा सुनता हूँ, और उसमें अगर उनकी जैब जी रहेगी तो वो ज्यादा अच्छे लगते हैं मेरे को। अच्छा। उसके बाद अभी मेरा लड़का, मेरे बच्चे अभी शाहरुख खान के हैं, तो शाहरुख खान के गाना सुनता हूँ मैं। अच्छा, यानी अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जो हैं, ये दो फोकस हैं आप लोगों के। बढ़िया है। ये बताइए कि बेस्ट किस तरह की भूमिका निभा रहा है अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और अपने पूरे इलाके में स्वास्थ्य की जागृति फैलाने के लिए? जैसे हमारे पास हमारे जो बहुत सारे प्रीमाइसिस है जी, हमारे बहुत सारे स्टाफ क्वार्टर्स है, वहाँ पे हम जन जागृति कर रहे हैं। हमारे ट्विटर हैंडल है, हमारे फेसबुक चैनल है, उसके माध्यम से भी हम जन जागृति कर रहे हैं। हम कुछ 10,000 स्टिकर्स हमारी बसेस के अंदर लगा रहे हैं हम लोग, जो लगना शुरू भी हो गया है। देन हमारे जो बिजली के ग्राहक है, उनको जो मंथली उनके जो इलेक्ट्रिक बिल आते हैं, उसमें भी ये हम मैसेजेस डिसमिनेट कर रहे हैं। और हमारे जो कर्मचारी है, उसको हम एक स्पेशल ड्राइव हमने शुरू किया है, उसको हम इग्रा टेस्ट बोलते हैं। अच्छा अच्छा। इग्रा टेस्ट जैसे मैंने बताया, वो हमें बताती है कि आपको टीबी की इन्फेक्शन है या नहीं है। डिसीज बाद में, तो हम अभी 220 लोग का टेस्ट कर रहे हैं, अभी तक 100 लोग का हमने कर चुके हैं। जी जी। गए साल भी हमने किया था और इस साल भी कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे श्रोताओं, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जो इग्रा टेस्ट के ऊपर पर्टिकुलर डायबिटीज लोगों को हम कर रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज वाले लोगों को टीबी होने का सबसे ज्यादा खतरा अभी सामने आया है। अच्छा। तो डायबिटीज वाले कर्मचारी, जो डायबिटीज से पीड़ित कर्मचारी का हम स्पेशल ड्राइव कर रहे हैं हम यहाँ पे। और लास्ट ईयर भी और इस साल भी 2024 में 23 में भी मुझे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस
ऑन लंग डिसीज, लंग हेल्थ पे हुआ था। तो मुझे इनवाइट किया था कि ये टीबी एक वर्क प्लेस पे और डायबिटीज वाले में कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पे मेरा जो काम है उसको बोलने के लिए मुझे इनवाइट किया था और मेरी स्पीच को बहुत तारीफें मिली थी मुझे। क्या बात है। तो डॉक्टर साहब, इस तरह से आपका जो दायरा है वो एक बहुत बड़े समूह तक जाता है, न केवल बेस्ट के कर्मचारियों तक बल्कि बेस्ट के ग्राहकों के जरिए आप समाज के एक बहुत बड़े दायरे तक पहुंचते हैं और उनकी सेहत की देखभाल करते हैं। तो बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारियां देने के लिए, विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए। और हम तो ये चाहते हैं कि ये जो 100 डेज का कैंपेन है इसमें सभी लोग शामिल हों, अपना अपना परीक्षण करवाएं। इसके अलावा जो आपने कहा कि न्यूट्रिशन की हेल्प भी कर सकते हैं तो वो भी करें। यस, थैंक यू। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? बस मैं कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करने के लिए हमने जन भागीदारी निभानी चाहिए और एज अ सेल्फ रिस्पांसिबिलिटी हमने सोशल स्टिग्मा को छोड़ के किसी भी टीबी पेशेंट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, उन्हें मदद करनी है। और कॉर्पोरेट को जो भी है, पब्लिक प्राइवेट, मैं इन्हें आह्वान करता हूं कि आप अपने टीबी फ्री वर्क प्लेस कंसेप्ट अपने कॉर्पोरेट में शुरू कीजिए। उसके लिए हम बैठे हैं, सरकार बैठी आपको मदद करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। 100 दिन टीबी मुक्त भारत अभियान पर डॉक्टर अनिल कुमार सिंघल से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी सेहतनामा कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे मनीष चंद्र वैश्य और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सेहतनामा